अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एमएलटी लेक्चर्स बाय तनवीर तारा और आज हमारा टॉपिक है एंटीकोगुलेंट। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एंटीकोगुलेंट को डिफाइन किया हुआ था, क्या केमिकल सब्सटेंस व्हिच इनहेबिट्स द फेनोमेना ऑफ कोगुलेशन। अब ये जो फेनोमेना ऑफ कोगुलेशन है ये क्या चीज़ है? देखिए, जब भी हम कोई ब्लड टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें या हमें सीरम की ज़रूरत होती है या हमें प्लाज्मा की ज़रूरत होती है और या हम होल ब्लड जो है वो लेते हैं। बाकी भी बहुत सारे हमारे पास ऐसे सैंपल्स हैं जिनके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन की ज़रूरत होती है, लेकिन मेन ये 3 टाइप जो है वो हमें इसकी भरपूर ज़रूरत होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई सीबीसी का टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ, तो उसके लिए चाहिए कि मैं पहले होल ब्लड लूँगा और होल ब्लड ज़ाहिरी बात है मैं सिरिंज में लूँगा, उसके बाद मैं उसको ट्यूब के अंदर जो है वो फिल करूँगा ट्यूब को। अब अगर उस ट्यूब के अंदर पहले से कुछ ऐसा केमिकल मौजूद है जिसे हम एंटीकोगुलेंट का नाम देते हैं, तो इट्स मीन के उसके अंदर जो क्लॉटिंग की एक्टिविटी है वो इनहिबिट हो जाएगी और ब्लड हमें फ्लूइड फॉर्म के अंदर ही मिलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा ट्यूब है कि जिसके अंदर कोई एंटीकोगुलेंट पहले ही से मौजूद नहीं है, तो हमारे पास वो ट्यूब थोड़ी देर के बाद जो है उसके अंदर क्लॉट बन जाएगा और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ऊपर एक फ्लूइड फॉर्म आएगा जिसको हम कहेंगे कि सीरम है। तो सीरम और प्लाज्मा के अंदर फर्क ही यही है कि सीरम के अंदर कोई एंटीकोगुलेंट नहीं होता, वहां पे सारे क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो कंज्यूम हो जाते हैं, उसी वजह से क्लॉट बन जाता है और क्लॉट के ऊपर जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं तो ऊपर आपके पास एक फ्लूइड फॉर्म आ जाता है जिसे हम सीरम कहते हैं। लेकिन जिस ट्यूब के अंदर आपने एंटीकोगुलेंट डाला हुआ होता है, अब अगर उसको आप सेंट्रीफ्यूज कर ले तो उसको आप देखेंगे कि उसमें भी एक फ्लूइड फॉर्म आता है और वो फ्लूइड फॉर्म जो है वो ऊपर आ जाता है और उसको आप कहते हैं कि ये मेरे पास प्लाज्मा है, ठीक है। और एक और जो होल ब्लड है, तो होल ब्लड में भी अगर हमारे पास एंटीकोगुलेंट मौजूद है तो तभी वो क्लॉट नहीं बन पाएगा और अगर क्लॉट बन जाता है तो फिर आप उसको सीबीसी मशीन या कोगुलेशन एनालाइजर जो है या कोई और जो हमारे पास इस तरह के टेस्ट किए जाते हैं तो उसमें फिर हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ सकती, क्योंकि अगर उसके अंदर एंटीकोगुलेंट है तो तभी वो फ्लूइड फॉर्म में होगा और मशीन जो है उसको सही तरह से है परफॉर्म करेगा। अब आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एंटीकोगुलेंट कितने टाइप के होते हैं। उसमें से मेनली जो एक है ईडीटीए है जिसे हम इथाइलिन डायमाइन टेट्रासाइक्लिक एसिड कहते हैं और ये सोडियम फॉर्म में भी मिलता है और पोटाशियम फॉर्म के अंदर जो है वो भी मिलता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और है जिसे हम सोडियम साइट्रेट बोलते हैं, फिर एक है हमारे पास हेपरीन है और फिर एसीडी और सीपीडी जो कि हमारे पास ब्लड बैंक के अंदर जो है वो यूज होते हैं। अब आते हैं हम कि ये जो ईडीटीए है और ये जो सोडियम साइट्रेट है ये क्यों इतने अच्छे एंटीकोगुलेंट है, क्या करते हैं बेसिकली। तो याद रखिए कि हमारे पास जो कैल्शियम है, एक जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनमें से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो कैल्शियम है और जब इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में बताएंगे कि इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है और कॉमन पाथवे क्या होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि कैल्शियम जो है बहुत सारे स्टेप के ऊपर जो है वो एज ए स्टिमुलेटर काम करता है और उस एक्टिविटी को वो प्रोमोट करता है। तो हम उस कैल्शियम को ही हटा देते हैं और उस कैल्शियम को कौन हटाता है? बेसिकली ये जो ईडीटीए है या ये जो सोडियम साइट्रेट है वो उसको जो है वो कवर कर लेता है, उसको किलेट कर लेता है, वो इनहिबिट हो जाता है और आपके पास कोई जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो कंज्यूम नहीं हो पा रहे होते। तो इसी वजह से हमें जो ब्लड है या जो प्लाज्मा है वो हमें मिल जाता है क्योंकि उसमें कैल्शियम ही हम उसको हटा देते हैं। तो एक तो ये वजह है कि बेसिकली ईडीटीए और जो सोडियम साइट्रेट है वो कैल्शियम को बाउंड कर देता है, उसको केलेट कर देता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो है हेपरिन। तो हेपरिन वर्क्स इन डिफरेंट वे। एक तो ये करता है कि इट न्यूट्रलाइजेस थ्रोम्बिन बाय इनहिबिटिंग द इंटरेक्शन ऑफ सेवरल क्लॉटिंग फैक्टर्स इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा कोफैक्टर जिसे हम कहते हैं एंटी थ्रोम्बिन 3। जबकि सोडियम साइट्रेट आप देखते हैं कि उसको हम जितने हमारे पास ब्लड बैग्स होते हैं उसमें भी ये डला हुआ होता है, जैसे एसीडी है एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, वहाँ पे भी ये कम्बिनेशन में दिया जाता है, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज वहाँ पे भी ये कम्बिनेशन के अंदर जो है वो दिया जाता है। तो ये बेसिकली इनके वो आप समझे कि ये उनके काम है कि ये करते क्या है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो ईडीटीए है और ईडीटीए जो है
ये इसकी इम्पोर्टेंट इतनी है कि द एंटीकोगुलेंट रिकमेंडेड बाय द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन हेमेटोलॉजी इज द डाइपोटेशियम साल्ट एट अ कंसंट्रेशन ऑफ 1.50 प्लस माइनस 0.25 मिलीग्राम पर ml ऑफ ब्लड, कि उनकी तरफ से ये रिकमेंडेड है कि आप डाइपोटेशियम साल्ट जो है यानी कि इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड की डाइपोटेशियम जो है वो रिकमेंडेड है, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मैंने आपको बता दी कि 1.50 प्लस माइनस 25, मतलब ये है कि 1.25 से 1.75 तक जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन मिलीग्राम पर ml तक आप डाल सकते हैं इसके अंदर। और अगर इस कॉन्सेंट्रेशन को हम ट्राइपोटेशियम साल्ट के लिए यूज करेंगे तो फिर वहां पे कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं, और उसमें सबसे पहला जो मसला है वो ये है कि इसमें श्रिंकेज ऑफ रेड सेल्स आती है, जो कि और जब रेड सेल की श्रिंकेज आ जाती है तो 2 to 3% जो है वो पीसीवी यानी कि पैक्ड सेल वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और जब पीसीवी इसका डिक्रीज होगा तो अल्टीमेटली जो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जबकि जो डाइपोटेशियम साल्ट जब इसमें डला हुआ होता है तो ये बड़ी कम सी चेंजेस आपको मिल सकती है, तो इसीलिए जो फेवरेट एंटीकोगुलेंट है वो हमारे पास डाइपोटेशियम साल्ट है, क्योंकि ट्राइपोटेशियम में भी ये मसले मसाइल जो है वो पैदा हो सकते हैं। अच्छा, एक्सेस ऑफ ईडीटीए अगर हो जाए तो फिर और क्या हो सकता है कि एक तो ये इफेक्ट करता है रेड सेल्स और ल्यूकोसाइट को, और पहले भी मैंने बताया कि ये एक तो श्रिंकेज कॉज करता है, लेकिन दूसरा ये है कि इसके अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस जो है वो वाइट ब्लड सेल्स के अंदर आ जाते हैं। और अगर ईडीटीए हम जैसे कि हमारे पास रिकमेंडेड 1.25 टू 1.75 है, लेकिन अगर ये हम 2 मिलीग्राम पर ml डाल लेते हैं, अब ये डालना ये है कि क्योंकि हमारे पास तो जो ट्यूब्स आते हैं उनमें से ऑलरेडी ये डला हुआ होता है, स्प्रेड हुआ होता है, लेकिन होता क्या है कि कभी कभार हम इसको कम क्योंकि वहां पे एक पॉइंट होता है ईडीटीए ट्यूब पे या किसी भी ट्यूब के ऊपर, और उस मार्क से अगर नीचे आ जाते हैं तो इट्स मीन कि जितना वॉल्यूम था अब वो हमारे पास कम पड़ रहा है, और उसके अंदर जो ईडीटीए है वो उसके लिए ज्यादा पड़ रहा है, तो उसमें आपने ख्याल रखना है। तो वहां पे ये मसले मसाइल जो है वो ये पैदा हो सकते हैं। तो अगर 2 मिलीग्राम पर ml हो जाता है तो फिर हमारे पास जो पीसीवी है उसमें सिग्निफिकेंट डिक्रीज जो है वो आ सकती है। अगर हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें मीन सेल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमारे पास इंक्रीज आ जाता है, जबकि जो प्लेटलेट हैं वो भी इफेक्ट हो जाते हैं इससे, और एक्सेस ऑफ ईडीटीए कॉज देम टू स्वेल्व एंड देन डिसइंटीग्रेट कॉजिंग एन आर्टिफिशियली हाई प्लेटलेट काउंट। तो प्लेटलेट पे भी इसका असर जो है वो पड़ सकता है, क्योंकि उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है और प्लेटलेट जो है वो आर्टिफिशियली आपको जो है वो ज़्यादा नज़र आएंगे, एज द फ्रेगमेंट्स आर लार्ज इनफ टू बी काउंटेड एज नॉर्मल प्लेटलेट्स। और यहाँ पे ये चीज़ें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप एक ट्यूब के अंदर कोई ब्लड डालेंगे, कोई ब्लड आप उसके अंदर मिक्स करेंगे, तो पहली तो ये बात है कि उसकी मिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए। आप उसको इन्वर्ट कर ले, 12 13 14 दफ़ा इनको इन्वर्ट कर ले। और दूसरी बात ये है कि उसके अंदर जो मार्क लगा हुआ होता है आपने उसी तक डालना है, ना कम हो ना ज़्यादा हो, क्योंकि ब्लड अगर ज्यादा हो गया और एंटीकोगुलेंट कम हो गया तो फिर हमारे पास माइनर क्लॉट्स जो है वो बन सकते हैं। क्योंकि जब भी हम सीबीसी के लिए एक ट्यूब जो कि लेवेंडर कलर होता है, उस ट्यूब में आप लोग देखते हैं कि उसको हम एप्लीकेटर स्टिक के जरिए देखते हैं कि वहां पे कोई क्लॉट वगैरह तो बना नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ट्रबल शूटिंग में आ सकता है कि कोई आपके पास एक ट्यूब जो है वो ड्राई हो चुका हो या वो सही तरह जो है उसके अंदर क्वांटिटी मौजूद ना हो, तो उसमें फिर माइनर क्लॉट जो है वो बन सकते हैं। वो मशीन के लिए भी खतरनाक है और टेस्ट भी आपका ज़ाया हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है इसका भी ख्याल रखना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास है ट्राई सोडियम सिट्रेट। तो ट्राई सोडियम सिट्रेट 2 जगहों पे मेनली इस्तेमाल होता है। एक ये कोगुलेशन स्टडीज़ के अंदर यूज़ होता है, जिसमें हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम और थ्रोम्बिन टाइम जो है ये करते हैं। तो वहाँ पे इसकी जो वॉल्यूम है वो 9 वॉल्यूम ऑफ ब्लड आर एडेड टू 1 वॉल्यूम ऑफ सोडियम साइट्रेट सोल्यूशन, उसके लिए यूज होता है। जबकि यही सोडियम साइट्रेट जो है वो हम यूज भी करते हैं ईएसआर के लिए, लेकिन वहां पे इसकी वॉल्यूम जो है वो फिर डिफरेंट हो जाती है। वहां पे हम 4 वॉल्यूम ऑफ वेनस ब्लड जो है वो डाइल्यूट करते हैं 1 वॉल्यूम ऑफ सोडियम सिट्रेट के साथ।
अच्छा, तीसरा जो इम्पोर्टेंट एंटीकोगुलेंट है वो है हमारे पास हेपरिन। और हेपरिन भी बेस्ट एंटीकोगुलेंट है क्योंकि इसके अंदर जो सेल साइज होता है वो बिल्कुल इंटैक्ट होता है, उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें एक जो बड़ा मसला है वो ये है कि इसको हम जनरल यूज़ नहीं कर सकते, और उसकी वजह यह है कि इसमें जो ल्यूकोसाइट काउंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि ल्यूकोसाइट हेपरिन की मौजूदगी के अंदर जो है वो क्लम्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए दोबारा मैं कहूँगा कि आइडियल जो है वो फिर ईडीटीए आ जाता है, ठीक है। इससे आप स्मेयर नहीं बना सकते, इसमें फ़र्क जो है वो डब्ल्यूबीसीज़ पे पड़ सकता है। तो ये एंटीकोगुलेंट है, बेस्ट है, ठीक है। आप मॉर्फोलॉजिकली इसको कह सकते हैं कि आरबीसी की साइज़ जो है वो श्रिंक नहीं होती, बिल्कुल ठीक रहती है। और ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी अगर आप टेस्ट कर ले तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसी तरह अगर आप इम्यूनोफिनोटाइपिंग करेंगे, ठीक है, उसके अंदर आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन बाकी जितने हमारे पास सीबीसी वगैरह है तो उसमें अगर ये ना दिया जाए तो अच्छी बात ये है। और जो कॉन्सेंट्रेशन इसकी यूज़ होती है तो वो होती है 10 to 20 IU पर ml ऑफ ब्लड, जो है वो ये रिकमेंडेड कॉन्सेंट्रेशन है इसके लिए। तो ये था आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा इफेक्ट्स ऑफ स्टोरेज ऑन ब्लड सेल मॉर्फोलॉजी, उस पर बात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।